जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय ये देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। और ये संकट जो है वो हम लोगों के ऊपर जो है वो एक इन्फेक्शन के रूप में आया हुआ है, जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं, कोविड-19, और ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। तो आइए इस वार्तालाप के जरिए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ठोस जानकारी देते हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो कि इस जानकारी को हमको देंगे। तो प्रोफेसर धीमन साहब हैं, ये एसजीपीजे लखनऊ के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब, ये एमरजेंसी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड प्रोफेसर अमित अग्रवाल साहब हैं, ये चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसजीपीजे हैं। पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे और डॉक्टर संदीप के साथ इस वार्तालाप के लिए वक्त निकाला आपने। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीमन साहब से शुरू करना चाहेंगे सर कि इस समय एक पूरा भय का माहौल है पूरे देश में भी और पूरे विश्व में भी, एक पैनिक है हर जगह कि सब लोग भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो भय है, जो पैनिक है, वो कितना जस्टिफाइड है, कितना ठीक है, हमको पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धन्यवाद। ये भय के दोनों ही रूप हैं, इसका करना भी है और नहीं भी करना है। जब हम करने की बात कहते हैं तो आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में इस समय इस इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और उसमें जो है काफी डेथ हो चुकी है, मॉर्टेलिटी काफी हो चुकी है। इस समय तक जो है 8-9 हजार तक की डेथ हो चुकी है पूरे वर्ल्ड ओवर में। मैं आपको सच बताऊंगा कि इस मामले में वायरस के 97% ऑफ द टाइम तो इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है और जो टोटल मॉर्टेलिटी रेट है वो 3 to 4% ही है। और ये 3 to 4% जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो या तो एल्डरली पर्सन में होता है या जिनको कोई ना कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, तो उसमें मॉर्टेलिटी डेथ रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। 50 साल से पहले जो हेल्दी पर्सन हैं उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनमें मॉर्टेलिटी रेट जो है लेस देन 1% है। 30-40 में तो 0.4-0.5% ही है। तो टोटल इस तरह से मिला के बैठता है 3 to 4%। 80 साल की उम्र के बाद में ये हो जाता है 16 से 18%। अब रही कि भय का माहौल तो तभी है क्योंकि डेथ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा भय का माहौल ये है कि इस समय ग्राफ जो है ना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। पहले एक दिन में 2, 3, 4 फिर 10-12 पे इन्फेक्शन के आने लगे और आजकल जो 100 क्रॉस करने लगा है। अगर इंडिया में देखें तो डेथ रेट जो है ना एकदम शार्पली ये इंक्रीज करने लगा है। तो इस डेथ रेट से और इस इन्फेक्शन रेट जो लगातार बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा भय का माहौल तो है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी प्रयत्न कर रही है। एसजीपीजे ने भी इस सिचुएशन से डील करने के लिए पूरा अस्पताल ही बना दिया है, 210 बेड का, जिसको हम बोलते हैं राजधानी कोविड अस्पताल, जिसमें हम दोनों तरह के मरीज जो अनस्टेबल हैं, स्टेबल हैं, हम उनका भी इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिंह साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं बीमारी के भी, तो जरा आप बता सकते हैं कि जैसे इस समय मौसम बदल रहा है तो काफी लोगों को खांसी जुकाम भी होगा, तो कोविड का जो बुखार है या जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बाकी इन्फेक्शन के तुलना में कैसे डिफरेंट है और उसमें क्या सिम्टम्स हैं उसका, और आप एक चीज और बता सकते हैं कि आम पब्लिक कैसे प्रिकॉशन ले सकती है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए? एक साधारण वायरल इन्फेक्शन या फ्लू को बोले और कोरोना को क्लिनिकली बोले तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सीजन में आप एक साल में देखेंगे 3 से 4 बार आप नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या फ्लू से ग्रसित होते हैं। कोरोना थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसमें सूखी खांसी आना ज़्यादा रहता है, माइल्जिया यानी मस्कुलर पेन ज़्यादा रहता है, फीवर आएगा पेशेंट्स को। और अभी के पीरियड में अगर ट्रैवल हिस्ट्री इनकी लास्ट 14-15 दिन से अगर किसी इंटरनेशनल कंट्री से एसोसिएटेड है तब ये जाके आप मानते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि ये पेशेंट को हो। बाकी बीमारियों जैसे कि फ्लू में मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा तबका होता है उस पेशेंट का परसेंटेज जिसमें कि वो वायरस शेड कर रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं लगता। इस बीमारी में कुछ परसेंटेज ऐसा है, बहुत छोटा बोलूँगा, 1% या 2-3% के आसपास होता है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहेगा और उस पीरियड में वो शेड प्लस माइनस की रिपोर्ट्स हैं इसके पीरियड में। लेकिन ज़्यादातर पीरियड इन पेशेंट्स का ऐसा है जब ये सिम्टम दिखाने लगेंगे। तो कॉमन फ्लू में सिम्टम नहीं आएगा ज़्यादातर अगर आया, लेकिन इस बीमारी में बहुत बड़ा तबका है कि जब भी ये पेशेंट बीमार होगा तो सिम्टम के तौर पे दिखेगा। तो एक अच्छी बात है कि आप जल्दी पता कर लेंगे जिसको सिम्टम आया है, और इस पीरियड में ये शेड करता है वायरस को ज़्यादा,
इसकी टोटल पीरियड जो शेडिंग का है लगभग बोलते हैं 13 से 14 दिन तक ये शेड कर सकता है। टोटल इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका है साधारणतः 5 से 6 दिन के बीच में होता है, लेकिन ये 14 दिन तक भी शेड कर सकता है इन्फेक्शन को। तो खतरा बना रहता है कि दवाई लें ना लें, लेकिन बीमारी फैलने की प्रक्रिया रहती है। और ज़्यादा विशेष डिफरेंस जो आपको करने की ज़रूरत है एलर्जी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में है। तो अगर ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं या कोई और इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत है। लेकिन एज अ डॉक्टर अगर मैं क्लिनिक में बैठा हूँ और मेरे पास मरीज आ रहा है तो मैं उसको देख के नहीं बता पाऊंगा कि इसको ये कोरोना वाला पेशेंट आ गया मेरे पास में, या ये साधारण फ्लू वाला पेशेंट आ गया, या ये एलर्जी रिलेटेड कफ वाला पेशेंट आ गया। डिफ्रेंशिएशन थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एक जो डिफरेंस हम देखते हैं कि मॉर्टेलिटी में जब कॉमन फ्लू है या इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी डिफरेंस इसमें है। एक साधारण फ्लू की मोर्टालिटी अगर देखें और इसकी मोर्टालिटी देखें तो ये काफ़ी कम रहती है अगर आप वैसे देखें। और सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी अगर वायरस रिलेटेड इन्फेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो वो मर्स की थी, लगभग 35% से 40% के आसपास थी। क्या चीज अगर आप बता सकें तो वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। उससे रिलेट अगर आप इसको करेंगे कोरोना वायरस को तो इसकी मोर्टालिटी तो 3% है, उसकी मोर्टालिटी 35% से 40% के आसपास है। तो खतरा अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। और इसके भी जितने भी मरीज हैं लगभग 80% मरीज ऐसे होंगे जो साधारणतः जिनको कुछ भी परेशानी नहीं होगी और आराम से ठीक हो जाएंगे आपसे। केवल जो 20% तबका है उसमें से भी केवल 5% है जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज होंगे। मैं उन मरीजों की बात कर रहा हूँ जो कि आईसीयूज में जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा परेशानी आने का अनुमानता है। इसलिए राजधानी कोविड हॉस्पिटल में भी एक बड़ा सेगमेंट है उस हॉस्पिटल का जिसको कि इंटेंसिव केयर में तब्दील किया गया। लगभग 80 बेड उसके इंटेंसिव केयर के हैं, बाकी 130 बेड जनरल वार्ड या आइसोलेशन वार्ड की तरफ से बनाए गए हैं। वही डॉक्टर दीपन साहब कह रहे थे कि अगर डायबिटीज या उन सब बीमारियां हैं तो उसमें वो तो बढ़ जाता है। अगर आपको क्रॉनिक कोई बीमारियां, क्रॉनिक लंग, क्रॉनिक लिवर, क्रॉनिक किडनी से बीमारियां जैसी हैं और उसमें अगर आपको ये लग जाता है तो यानी आप एक्चुअली में कोरोना में बीमार हैं और उस पर आपको ये इन्फेक्शन लगेगा तो आपकी क्षमताओं को टेस्ट कर देगा ये बीमारी। लेकिन अगर हेल्थी पर्सन है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। सर जैसे अमित सर, जैसे एसजीपीजीआई इंडिया का माना तो लीडिंग सेंटर्स है, तो सर इसमें आप लोगों ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है आम जनता के लिए कि मतलब इन केस अगर नंबर बढ़ता है खासतौर से लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कैसे उसका ध्यान रखेंगे इस चीज का? धन्यवाद। जैसे कि ग्लोबल सिनेरियो है और ये एक्सपेक्टेड था कि एक सर्ज ऑफ केसेस आएंगे, तो उसके लिए कलेक्टिव डिसीजन शासन और प्रशासन ने मिलकर लिया। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने जो ट्रॉमा हॉस्पिटल स्टैंड अलोन सेंटर था उसको हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया कोविड राजधानी कोविड हॉस्पिटल में, और इसमें हमारी 80 वेंटिलेटरी बेड्स की व्यवस्था और 130 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था, जिसमें 14 क्वारंटाइन प्राइवेट रूम्स हैं। जो पेशेंट्स के टेस्ट होंगे और टेस्ट रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं उनको वहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा सो दैट वो बाकी पेशेंट्स से मिक्स ना हो। अगर मैं इसको थोड़ा विस्तार में बताऊं तो हम लोग के एंट्रेंस पे ही वहां पर एक ट्रायज एरिया है, T2 और T3। ट्रायज एरिया मतलब पहले हमारे कांटेक्ट में आएंगे मरीज हमारे रिसेप्शनिस्ट या मेडिकल सोशल वर्कर्स से, जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर T2 पे हमारे जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स रहेंगे जो उनके एग्जामिन करेंगे, सिम्टम्स एग्जामिन दूर से करेंगे, सिम्टम्स लेंगे, पूछेंगे, और अगर लगता है कि उनके सिम्टम्स कोविड से मिलते जुलते हैं तो फिर उनके टेस्ट की सुविधा वहां पर एक सैम्पलिंग सेंटर भी बनाया गया है। और अगर वो टेस्ट का वेट करेंगे तो उनको हम वो क्वारंटाइन आइसोलेशन 14 बेड्स है उसमें उनको व्यवस्था उनकी की जाएगी। अगर बाहर से टेस्ट पॉजिटिव होकर सिक मरीज कोई आता है तो तुरंत उसको हम अस्पताल में भर्ती कर लेंगे। स्टेबल पेशेंट है तो आइसोलेशन बेड्स पे लेंगे। हर बेड पे ऑक्सीजन और सक्शन की व्यवस्था है 130 बेड्स पे। अगर पेशेंट अनस्टेबल है और उसको वेंटिलेटरी केयर की आवश्यकता है, हमारे 80 बेड्स जो कि 80 वेंटिलेटर से सुसज्जित हैं उनको उस पर रखा जाएगा। एक हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस चेकलिस्ट सीडीसी या WHO की है, उसके अनुसार हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और इसमें पूरे एसजीपीजीआई के फैकल्टी ने, स्टाफ ने सहयोग देते हुए, तो हमारे पास स्टाफ नर्सेस, क्योंकि हर शिफ्ट में स्टाफ नर्सेस, पेशेंट हेल्पर्स, पेशेंट अटेंडेंट्स, सफाई वाले, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, इसकी हमने पूरा एक रोस्टर बना के रखा हुआ है। क्योंकि हमारी ड्यूटी अगर एक रफ में बताएं तो एक हफ्ते एक टीम काम करेगी और वो हर हफ्ते चेंज हो जाएगी और 2 हफ्ते के लिए वो क्वारंटीन में चल जाएगी। इसलिए हमें भारी मात्रा में मैन पावर की आवश्यकता है, जिसका हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है।
और अगर हमारे पूरे बेड्स भी भर जाते हैं तो उस हिसाब से हम उनको टैकल करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो HRF सिस्टम है उसने पूरी कोशिश की है कि सारा सामान हमारा रहे, PPEs डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए रहे, दवाएं मात्रा रहे, IV फ्लूइड्स रहे, इंजेक्शंस रहे, वो सारी सुविधा हमने वहाँ कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी है। तो SGPGI का हर एक विभाग, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, क्योंकि हमें एम्बुलेंसेज चाहिए, व्हीकल चाहिए, हमें क्वारंटाइन में ले जाने के लिए वर्कर्स, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंचुअलिटी होती है डेड बॉडीज को शिफ्ट करने का, क्योंकि हर चीज का एक प्रोटोकॉल बना है और पूरे SGPGI में सब लोगों ने मिलकर हर एक चीज का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, ताकि अगर ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा तो कहीं परेशानी ना हो और एक सिस्टमैटिक तरीके से हर सेगमेंट अपना काम करता रहे और एक समन्वयता बनी रहे सब में। तो हम ये कह सकते हैं संतोषजनक उससे कि हम हॉस्पिटल हमारा पूरा प्रिपेयर्ड है एक हद तक केसेस को डील करने के लिए। तो जैसे आपने एक शब्द बोला क्वारंटाइन, तो सर एक शब्द बाबा आता है सेल्फ क्वारंटाइन, तो सर वो क्या चीज होती है? सेल्फ क्वारंटाइन कैसे करना चाहिए, वो क्या चीज है? सेल्फ क्वारंटाइन मीन्स जहां आप रहते हैं अपने घर में क्वारंटाइन, बट उसके भी कुछ रूल्स हैं। आपको अपने कमरे में रहना है जिसमें एक अटैच बाथरूम होना चाहिए, आप कमरे के बाहर नहीं निकलेंगे, फैमिली मेंबर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, खाना आपको मतलब अकेले अपने कमरे में खाएंगे, आपके कपड़े का डिस्पोजल एक सेपरेट उसमें होगा, धुलाई अलग होगी। तो एक क्वारंटाइन ऐसा नहीं है कि आप घर में मिक्स होंगे, उसके कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें डील करने के लिए जो है जी सर, 210 बेड का क्वारंटाइन, ये जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है, हमने 14 टास्क फोर्स बना रखी हैं। जैसे एक टास्क फोर्स खाली ICU सेगमेंट देखता है, तो दूसरा आइसोलेशन देखता है, तीसरा हॉस्पिटल देखता है, चौथा जो है क्वारंटीन देखता है। तो जिसको कहना चाहिए हमने तरफ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, CDC के जो मानक हैं उसके आधार पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सर आकाश सर एक सवाल था हमारा कि आम जनता को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उनको ये इन्फेक्शन ना हो, जैसे कुछ मास्क है या हैंड वॉशिंग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कि मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए थोड़े से रखे रहें तो बेटर है। साधारणतः लोगों को जो घर में अपने सावधानियां बरतनी है कि लॉकडाउन का एकदम पालन करें, घर से ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, अगर निकलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो घर में जो भी अवेलेबल मास्क हो उसको पहनें। बाजार में जाके स्पेशली एक तरीके का मास्क खरीदने की चेष्टा ना करें। बाहर जाएं तो हाथ का सफाई और शौच का ध्यान ज़रूर रखें। एंड कितनी बार ऐसा होता है जब आप बाहर निकलते हैं तो अनजाने और जाने में आप कितने सारे सर्फेसेस को छूते हैं, तो वो जब भी छुएं तो ऐसा अगर कोशिश हो तो अगर सैनिटाइजर है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपल साधारण हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन करेंगे। इतना करने से और सिंपल मास्क लगाने से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा बचें, जहाँ ज़्यादा लोग दिख रहे हों वहाँ से दूर रहें, यही सबसे निवेदन है आप सब लोगों से कि इन चीज़ों का पालन करें। सर जैसे काफ़ी मरीज तो कोविड के तो रहते ही हैं, पर जैसे काफ़ी लोग पेशेंट जो है वो नॉन कोविड के हैं, जिनको कोविड का इन्फेक्शन नहीं है, डायबिटीज़ के मरीज हैं या हाइपरटेंशन के मरीज हैं या पेट की कोई बीमारी है, वो लोग PGI या बाकी बड़े अस्पताल में रेगुलर फॉलोअप के लिए आते थे। अब इस लॉकडाउन की वजह से या ये जो खौफ है कोविड की वजह से वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे, नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए सर क्या करना चाहिए? वो लोग आए यहाँ पे अस्पताल में आकर दिखाएं कि ना दिखाएं, या उनका फॉलोअप कैसे करें? वो लोग जो रूटीन मरीज हैं जिनको बाकी के मर्ज हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और जो स्टेबल पर्सन्स हैं तो उनको घर में ही रहना चाहिए, उनको हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी ये जारी किया है अपने अस्पताल की तरफ से, और बाकी अस्पतालों ने भी कहा है कि जो स्टेबल पेशेंट हैं वो घर पे ही रहें, और छोटी मोटी चीज़ें बीमारी जैसे हैं कि फीवर किसी को आ रहा है या ब्लड प्रेशर का है तो पास के नॉर्मल जो डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, आप उन्हीं को दिखाएं। इसके अलावा किसी को लगता है कि बीमारी थोड़ा ज़्यादा है तो हम हमारे हॉस्पिटल के और बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं जैसे लखनऊ या और किसी शहरों में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। PGI ने तो जो नंबर दिए हुए हैं तो इसके ज़रिए तो वो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सम फिजिशियन और सीनियर रेजिडेंट से भी बात कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अगर ज़रूरत ना हो तो घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो सबसे ज़रूरी है और सबसे कारगर भी है, स्टे इन होम, स्टे एट होम।
चलिए सर आप टेली ओपीडी का भी एक कंपोनेंट था, सर शायद बताना भूल गए कि टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट एक टेली ओपीडी करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, जिसमें एक विशेष दिन पे एक पर्टिकुलर ओपीडी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी वेट लिस्टेड थे उनको फोन करके उनसे लिंक करके उसको ये सुविधा प्रोवाइड करने की चंद दिनों में ये चीजें मेट्रलाइज हो जाएंगी, उम्मीद है। तो टेली ओपीडी फॉर नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए इस अस्पताल में चालू करने ये प्रोसेस में है, इस वजह से मैंने नहीं बोला था, और अति शीघ्र बहुत ही जल्दी इसका इंतजाम हो जाएगा और हम इसको अखबार में के जरिए भी इसको सूचना देंगे। चलिए ठीक, थैंक यू। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इस वार्तालाप में आए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।